डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है वो आज हम देखेंगे और उसके यूज भी आज हम देखेंगे। स्टूडेंट, ये डायमेंशनल एनालिसिस है वो 11 के लिए नहीं लेकिन 12th के लिए, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं फिजिक्स की, वहां पर भी डायमेंशनल एनालिसिस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इन डायमेंशनल एनालिसिस एनी फिजिकल क्वांटिटी can be expressed in terms of fundamental quantities, या तो लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं। किस में? डायमेंशनल एनालिसिस में। हम एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपका। तो देखो यहां पर हम पहले देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती, कितनी है, वो हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता है, एक मास 7 क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बाद में 2 जोड़ी गई जिसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो यहां पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसमें फर्स्ट क्वांटिटी हम बात करेंगे मास। तो मास को हम डायमेंशनल एनालिसिस में हम रिप्रेजेंट कौन करता है? मास को डायमेंशनल एनालिसिस में रिप्रेजेंट किया जाता है m से। ओके, दूसरा टाइम। टाइम को फंडामेंटल एनालिसिस मींस डायमेंशनल एनालिसिस में रिप्रेजेंट किया जाता है t से। थर्ड, लेंथ को डायमेंशनल एनालिसिस में रिप्रेजेंट किया जाता है l से। फोर्थ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को डायमेंशनल एनालिसिस में रिप्रेजेंट करते हैं हम K से। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डायमेंशनल एनालिसिस में रिप्रेजेंट किया जाता है A से। 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस में सेवन, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस में CD से। ओके, चल अब स्टूडेंट यहां पर जो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम ज्यादातर ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज होता है, कभी कभी ये 2 यूज हो जाती है।
लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर देखना होता है मेन ये 3 है और ये 2 है। ओके, तो ये हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा है डायमेंशन एनालिसिस में किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुई, ये फिजिकल क्वांटिटी एरिया है। मुझे क्या करना है, तो एरिया को मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारा एम ही वो है कि हम डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी हमारी एरिया है। अब एरिया को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है, तो यहां पर लेंथ तो देखो यहां पर लेंथ है ही फंडामेंटल क्वांटिटीज में, और जो ब्रेड्थ है वो भी वन टाइप ऑफ लेंथ ही है, ये भी वन टाइप ऑफ लेंथ है। तो यहां पर लेंथ इंटू लेंथ। चलो अब ये फिजिकल क्वांटिटी है, और वो फिजिकल क्वांटिटी को मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है। फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ हुई, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में L से, तो यहां पर होगा L इंटू एल मीन्स L2। ओके, तो ये फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, उसको मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दिया। यहां पर हम ब्रैकेट पूरा करेंगे ये, तो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला। किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला है एरिया का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर देखो ये एरिया वो मास पर डिपेंडेंट नहीं है, मास को कौन रिप्रेजेंट करता है, m। तो यहां पर एरिया है वो मास पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहां पर लिखना है तो m0 लिखेंगे, L2 लिखेंगे, और t पर भी एरिया डिपेंडेंट नहीं है इसीलिए t0 लिख के ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट पूरा करके। तो ये हुआ एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये है एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला में ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला में हमें ऊपर जो पावर दिख रहे हैं 0, 2 और 0, वो क्या है, डायमेंशन है। तो एरिया का डायमेंशन कितना होता है, तो 0, 2, 0। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है मास का डायमेंशन, ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ का डायमेंशन, और ये टाइम का डायमेंशन, तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया। ओके, तो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला एरिया का। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम का कोई भी इक्वेशन हमें पता होता है, क्योंकि वॉल्यूम के सारे बहुत ज्यादा इक्वेशन होते हैं। अगर हम क्यूब का वॉल्यूम ले, सिलेंडर का वॉल्यूम ले, ओके, स्फीयर का वॉल्यूम ले, सारे वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला होता है सारे का एक होता है। ओके, तो कोई भी वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला से हम वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ, ब्रेथ भी वन टाइप ऑफ लेंथ ही है, एंड हाइट वो भी वन टाइप ऑफ लेंथ है। तो यहां पर लेंथ इंटू लेंथ 3 बार लेंथ यहां पर आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, L3। तो यहां पर इसका लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L, तो यहां पर होगा L3। अगर हमें यहां पर M0 और T0 लिखना है तो हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब हम और भी एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे कि और फिजिकल क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं। तो हम लेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हमें देखो रिलेशन पता होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट किसके रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट को रिलेटेड है लेंथ के, मींस डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर किया जाता है।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 L1 T0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट m के साथ रिलेटेड नहीं है, टाइम के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन लेंथ के साथ रिलेटेड है। मींस डिस्प्लेसमेंट वन टाइप ऑफ लेंथ है, तो वहां पर L1 आएगा। और यहाँ पर टाइम, तो देखो टाइम यहाँ पर मास से रिलेटेड नहीं है, लेंथ के रिलेटेड नहीं है, लेकिन टाइम जो है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया T1 हो जाएगा। ओके, अगर इसको हम ऊपर ले ले तो यहां पर m0 1 - 0 मीन्स 1 और T0 - 1 मीन्स -1। तो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। चलो हम एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पहले रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल के रखा है, क्या है? ये रहा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T-1 और टाइम का जो है वो होता है m0 L0 और T1। यहां पर हम ये टर्म को ऊपर ले लेंगे तो देखो m0 L1 T-1। ओके, T ये -1 और ये ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो -2। तो ये हुआ एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन किसके साथ रिलेटेड है? तो हमें पता है फोर्स के साथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इनटू मास। चलो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो वो हमने निकाल के रखा है। तो m0 L1 T-2 और मास का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L0 और T0। ओके, क्योंकि मास को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? तो मास को रिप्रेजेंट हम m से करते हैं, तो वहां पर m1 आएगा। यहां पर लेंथ है नहीं तो 0, टाइम भी नहीं है तो T 0 हो जाएगा। अगर हम इसके पावर के m का पावर m के साथ ऐड हो जाएगा, l का पावर l के साथ ऐड होता है और t का पावर t के साथ ऐड होता है। तो यहां पर देखो m1 L1 T-2। तो ये हुआ डायमेंशन फॉर्मूला हुआ फोर्स का। उसके बाद हम देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स p इज इक्वल टू क्या होता है? mv। m मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। अब मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में m से, तो m1 L0 क्योंकि लेंथ है नहीं यहां पर, तो T0। ओके, वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल के रखा है यहां पर। तो m0 L1 T-1 पावर ऐड हो जाएगी, m का पावर m के साथ, l का पावर l के साथ, टाइम का पावर टाइम के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पर m1 L1 T-1। तो ये हुआ मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। और अगर हमें आगे भी देखना है तो एनर्जी का कोई रिलेशन, तो एनर्जी का रिलेशन जो है हाफ mv², वो हमें पता है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो इसका भी देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? मास को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, तो m1 L0 T0 ये मास के लिए हुआ। वेलोसिटी के लिए तो m0 L1 T-1 और उसका स्क्वायर। यहाँ पर पावर को हम अंदर ले लेंगे तो होगा m1 यहाँ पर L0 यहाँ पर T0 और यहाँ पर होगा m0 L2 T-2। ओके, m का पावर m के साथ ऐड होता है तो m1 L2 T-2। तो ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का। ओके, एनर्जी और वर्क का सेम होता है
डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद हम पावर का अगर हम देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर टाइम। तो एनर्जी पर टाइम, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 T-2। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला L0 L0 T1, ऊपर जाएगा ये T तो माइनस हो जाएगा, तो m1 L2 T-3। तो ये हुआ पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटी आती है, बहुत सारी क्वांटिटी है, सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं और ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने देखे। उसके बाद पॉइंट है यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मेन 3 यूज है डायमेंशनल एनालिसिस के। इसमें फर्स्ट यूज है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट में से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन क्या है। एग्जांपल अगर हम देखें तो हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है उसको हम अगर MKS में लिखें तो जूल में लिखते हैं, और अगर हम CGS में लिखें तो उसको हम अर्ग में लिखते हैं। तो ये दो देखो, ये दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ, और ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस के निकालते हैं। यहाँ पर यूज हमें पता है 10⁷ ये होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो ये रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे एनर्जी के लिए कि हम कैसे जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकालेंगे। देखो, एक अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी को हम MKS में लिखे, तो MKS में लिखे तो मास किस में होता है, तो MKS में मास kg में होता है। L मीन्स लेंथ किस में होता है, तो लेंथ होता है मीटर में होता है, और जो टाइम है वो सेकंड में होता है। ओके, अगर मैं यही चीज को मैं CGS में लिखना चाहूं तो मैं मास को, ये मास m इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, तो 10⁻³ m होगा। ये ग्राम में मैंने लिखा। ओके, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम। तो अगर हम मास MKS में मास लिखना चाहे तो 1m इज इक्वल टू CGS में होता है 10⁻³ m। ओके, अब मैं यहां पर दोनों को इक्वल कर सकता हूं। अगर आपको MKS में लिखना है तो ओनली m लिखो, CGS में लिखना है तो 10⁻³ m लिखो। ओके, सेम लेंथ के लिए देखेंगे तो देखो लेंथ जो होता है वो MKS में मीटर में होता है। अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहे, CGS में लिखना चाहे तो सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं, तो 10⁻²L, ये हुआ सेंटीमीटर। ओके, तो MKS में 1 मीटर मीन्स 1L इज इक्वल टू क्या होगा, CGS में होगा 10⁻²L। ओके, 1L इज इक्वल टू यहां पर होता है 10⁻²L। चलो, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है, तो यहां पर दोनों का रिलेशन इक्वल होगा। तो यहां पर भी T लिखो और यहां पर भी T लिखो, यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम MKS में लिखना है तो MLT लिखो, अगर CGS में लिखना है तो M की जगह पर 10⁻³ m, L की जगह पर 10⁻²L, और टाइम तो सेम रहेगा। ओके, एक फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं और उसको हम MKS में से CGS में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या रिलेशन निकलता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी का एग्जांपल लेंगे और एनर्जी का MKS यूनिट और CGS यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। ओके, चलो, MKS में हम लिखते हैं एनर्जी को, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T-2। अगर यही चीज को मुझे CGS में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m की जगह पर मुझे ये m लेना पड़ेगा, L की जगह पर मुझे ये L लेना पड़ेगा, और सेट टाइम तो सेम है, उसके लिए कोई चेंज है नहीं। ओके, चलो, तो मैं CGS में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलो, यहां पर मैं m लिखूंगा तो m
m की जगह पर यहाँ पर CGS में m कितना होता है 10⁻3। ओके, ये इक्वल कर रहा हूं मैं, तो 10⁻3m, तो 1m इज इक्वल टू होता है 10 CGS में 10⁻3m, और यहाँ पर ब्रैकेट पूरा और पावर कितना है 1। ओके, मैंने यहाँ पर CGS में लिखा। चलो लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ देखो, यहाँ पर L इज इक्वल टू 10⁻2L होता है, तो ये L इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 10⁻2L, और पावर तो 2 है। टाइम को लिखना चाहूंगा तो देखो ये इसका टाइम और इसका टाइम तो सेम ही है, तो यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये t-2 तो इक्वल ही है। अगर इसको हम पावर को अंदर ले लेंगे तो देखो 10⁻3m1, यहाँ पर 10⁻4L2, और यहाँ पर t-2, ये 10⁻3 10⁻4 तो 10⁻7m1L2 t-2, ये स्टूडेंट CGS में है, और यहाँ पर ये MKS में m1L2 t-2, ये किस में है MKS में है MLT, और ये किस में है, ये जो है वो CGS में। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर MKS में यूनिट क्या होता है, तो MKS में यूनिट एनर्जी का जूल होता है, और हम CGS में यूनिट लिखे तो वो अर्ग होता है एनर्जी का, और यहाँ पर दोनों ये यहाँ पर आगे आएगा 10⁻7। ओके, देखो ये जो MLT है वो जूल में आया, और ये MLT है वो CGS में है, उसका मतलब अर्ग में आया, और ये 10⁻7 नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमने रिलेशन निकाला कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, देखो यहाँ पर जूल को मैंने अर्ग में कन्वर्ट किया। आप कर सकते हो, या तो ऐसा भी आप बोल सकते हो कि एक ही जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी का दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था। डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज। सेकंड यूज में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें इक्वेशन दिया है फिजिक्स का, तो वो डायमेंशनली कंसिस्टेंसी उसमें है या नहीं है वो हम चेक करते हैं, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। ओके, तो उसके लिए वो समझने के पहले हमें एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो यहां पर हमें मान लो एक रिलेशन दिया है कि V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। तो देखो ये जो इसका मतलब ये होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम देखें इक्वेशन को, तो यहां पर ये टर्म के ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स वन टाइप ऑफ वेलोसिटी है वो, तो ये भी क्या होनी चाहिए वेलोसिटी होनी चाहिए। उसका मतलब कि वेलोसिटी को अगर हम ऐड करना है तो वेलोसिटी के साथ ही करेंगे, और वेलोसिटी को माइनस करना है तो वेलोसिटी के साथ ही करेंगे। अगर वेलोसिटी के साथ ऐड होती है या माइनस होती है तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ये दोनों ऐड हो या माइनस हो तो रिजल्ट हमें वेलोसिटी मिलेगा। ओके, तो ये दो वेलोसिटी मिलेगी, तो यहाँ पर आंसर में भी क्या मिलेगा वेलोसिटी ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर जितने भी टर्म है ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी होती है। दूसरा मैं एग्जांपल लेंगे कि x इज इक्वल टू x0 प्लस VT। चलो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड होता है तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो x इज इक्वल टू V0t प्लस, यहां पर मुझे टर्म पता नहीं है, अननोन टर्म है कोई, मान लो y है, ये मुझे y क्या है वो पता नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमें ये क्या होगा, तो ये अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो y भले अननोन हो तो भी y क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये जो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती है, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। कैसे, तो मान लो कि हमें एक इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू x0 प्लस V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर।
हमें ये क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंसी है ये इक्वेशन में या नहीं है वो चेक करना है, मीन्स डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करना है। कैसे करते हैं, तो ये हुआ LHS और ये होता है RHS, दो इक्वल होने चाहिए तो डायमेंशनली करेक्ट है ऐसा हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो m0 L1 T0। ओके, ये भी डिस्प्लेसमेंट तो उसका भी क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T0। वेलोसिटी इनटू टाइम ये देख लेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी का होगा m0 L1 T-1 और टाइम का होगा m0 L0 T1। अगर हम ये दोनों को ऐड कर दिए तो m0 L1 और T-1 + 1 0 होगा। तो ये भी मुझे क्या मिला, सेम मिल रहा है, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अगर हम ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम देखें तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका होना चाहिए, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और सारे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही मिलना चाहिए। अगर ये एक ही मिलेगा ओके तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, तो रिजल्ट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, चलो इसका हम देखेंगे 1/2 1/2 कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहां पर हम देखेंगे इसका एक्सेलरेशन का होगा m0 L1 T-2 और यहां पर टाइम का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेता हूं m0 L0 T2 और ये हम ऐड करेंगे तो मिलेगा सेम रिजल्ट m0 L1 T0। तो देखो यहां पर सारे यहाँ पर इसका भी मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है m0 L1 T0, इसका भी मुझे सेम मिल रहा है m0 L1 T0, इसका भी मुझे सेम मिल रहा है m0 L1 T0, इसका भी है m0 L1 T0। देखो तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से हम देखें तो ये भी लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट भी लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। ओके, तो ये और यहाँ पर तो क्या है m0 L1 T0, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू होता है RHS। तो ये हुआ, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, या आप बोल सकते हो कि उसमें कंसिस्टेंसी डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, आप ये बोल सकते हो। दूसरा एक अगर हम एग्जांपल ले ले तो ये एक एग्जांपल हमने देखा सेकंड यूज का। दूसरा एग्जांपल हम ले कि चलो ये 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, ये रिलेशन है, इक्वेशन बोलो रिलेशन बोलो, तो ये जो है वो ये जो रिलेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, 1/2 का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पर m1 L0 T0 और यहाँ पर m0 L1 T-1 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू m1 L0 T0 g क्या होता है, तो m0, हाँ ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का जो होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला T-2 और h का क्या होगा m0 L1 T0। चलो ये तीनों को हम ऐड करें तो मीन्स ये तीनों से एक रिलेशन निकाले तो m1 L2 और T-2 और यहां पर हम देखें पावर को अंदर ले लेंगे तो वो हमें वही मिलेगा m1 L2 T-2। तो यहां पर देखो LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है मीन्स ये रिलेशन जो है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये डायमेंशनली कोई इक्वेशन वैलिड है या नहीं है वो चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस काम आता है। तो ये सेकंड यूज था।
थर्ड यूज क्या है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या होता है वो हम ये डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। यहां पर हमें एग्जांपल लिया है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन कैसा है वो हम निकालेंगे। तो देखो पहले यहां पर मान लो ये कि पेंडुलम है और पेंडुलम को मैंने एक रिजिड सपोर्ट से यहां पर सस्पेंड किया है और ये यहां पर एक बॉब है और इसको अगर मैं ऑसिलेशन करवाऊं तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा और टाइम पीरियड किस पर डिपेंडेंट है, तो मुझे यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसके ऑब्जर्वेशन से मैंने पता लगाया कि ये जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है ये इसके मास पर डिपेंडेंट हो या इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है उस पर डिपेंडेंट हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट हो सकता है। ओके तो मैंने बेसिक एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि जो टाइम पीरियड है वो ये इतनी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेटेड होगा। तो यहां पर टाइम पीरियड किसके साथ रिलेटेड है, तो ये मैंने यहां पर जो टाइम पीरियड है इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेटेड हो सकता है वो मैंने अंदाजा लगाया। ओके अब कोई भी जो फिजिकल कोई भी इक्वेशन होता है कोई भी रिलेशन होता है फिजिक्स में उस पर पावर कंपलसरी होते हैं। ओके यहां पर भी पावर होंगे लेकिन मुझे पता नहीं है इसीलिए मुझे पावर ढूंढना पड़ेगा। तो मैं m का पावर मैंने a लिया, l का पावर b ले लेता हूं और g का पावर मान लो c ले लेता हूं। ओके तो यहां पर मैं पावर ढूंढूंगा और पावर यहां पर रख दूंगा तो मुझे ये दो जो है जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा वो मुझे पता चल जाएगा। ओके ये प्रोपोर्शनैलिटी में निकालूं तो मुझे को कांस्टेंट लेना पड़ेगा k, तो ये कांस्टेंट लिया जिसका जो यहां पर कांस्टेंट है k उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं ढूंढ सकते। ओके वो एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की कि आप कांस्टेंट नहीं ढूंढ सकते हो। कांस्टेंट क्या होता है वो हम बाद में देख लेते हैं क्योंकि वो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाला गया है, दूसरी मेथड से निकाला गया है, लेकिन मुझे पता है कि क्या है तो मैं लिख दूंगा बाद में। ओके तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। यहां पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर t का क्या होगा तो m0 l1 l0 t1। ओके k का क्या होगा, k तो कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहां पर m का क्या होगा तो m1 l0 t0। g का क्या होगा यहां पर तो g का होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो g इज इक्वल टू m0 l1 t-2। सारी वैल्यू यहां पर हम रखेंगे तो यहां पर m0 l0 t1 इज इक्वल टू k। देखो स्टूडेंट यहां पर जो k है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। कुछ कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं और कुछ कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते। ओके तो यहां पर ये जो k है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ओके तो यहां पर m है तो m की जो इक्वेशन होगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है तो वो है m1 l0 t0 पावर a। l का होगा हाँ l का यहां पर हमने नहीं लिखा, l का होगा m0 l1 t0। तो यहां पर वो भी लिख लेंगे m0 l1 t0 और उसका पावर b। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m0 l1 t-2 और उसका पावर c। सारे पावर अंदर ले लेंगे हम तो यहां पर हो जाएगा ma l0 t0। यहां पर जो b है b का क्या होगा तो b यहां पर m0 lb t0, यहां पर m0 lc t-2c। m के पावर जो है m को हम 1 बनाएंगे तो यहां पर पावर ऐड हो जाएंगे तो यहां पर m a l b प्लस c t-2c। तो यहां पर इस साइड मुझे मिलता है m0 l0 t1।
चलो अब हम कंपेयर करेंगे। यहां पर कंपेयर देखो, मास को मास के साथ कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ के साथ, टाइम को टाइम के साथ। तो पहले हम मास देख लेते हैं। तो मास को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर देखो m और यहां पर m, तो m0 इज इक्वल टू ma, और यहां पर देखो b सेम है, इक्वल बीच में इक्वल है, तो पावर b इक्वल हो जाए तो a इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम देखेंगे टाइम के लिए। तो टाइम का पावर यहां पर t1 है इज इक्वल टू t-2c। तो 1 इज इक्वल टू यहां पर मुझे क्या मिलेगा, तो 1 इज इक्वल टू -2c। ओके, अभी हमने देखा बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो पावर भी इक्वल है, तो c इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -1/2, तो ये मुझे मिला c। अब हम लेंथ को देखेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू यहां पर देखो L0 इज इक्वल टू LB प्लस सी, तो L0 इज इक्वल टू LB प्लस सी। तो यहां पर 0 इज इक्वल टू B प्लस सी, हमने ये वैल्यू तो निकाला है, इसको मैं यहां पर ले लूंगा। तो B इज इक्वल टू -c, और माइनस और c कितना है, -1/2। तो यहां पर B मुझे कितना मिल रहा है, तो B मिल रहा है 1/2। ओके, तो यहां पर मुझे तीन जो कांस्टेंट है A B C, सारी वैल्यू मेरे पास है, वो सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैं रखूंगा। तो पुट वैल्यू ऑफ A B C इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, तो t इज इक्वल टू के कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रहेगा। ma, तो देखो ma कितना है, 0 है, क्योंकि हमने ये निकाला, उसकी वैल्यू 0 है। b कितना है, तो b है 1/2, और t कितना है, सॉरी g और c कितना है उस पर, तो जो c है वो -1/2। तो यहां पर किसी का पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू k और l 1/2, ये माइनस पावर है तो डिवाइड में लिख सकता हूं g 1/2। ओके, तो यहां पर k रूट, ये 1/2 को रूट लिख सकता हूं, तो ये अंडर रूट हुआ, और ये भी g अंडर रूट हुआ, दोनों का कॉमन अंडर रूट कर लूंगा, तो k अंडर रूट ऑफ L/g, ये मुझे मिला t इज इक्वल टू। ओके, ये जो एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम पीरियड, उसका रिलेशन ये दोनों के साथ इतना ऐसा होता है। ओके, तो हम कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो की वैल्यू हमने निकाली हुई है, डायमेंशनली नहीं निकाल सकते, दूसरी मेथड से निकालते हैं, तो वो वैल्यू होती है 2π। तो t इज इक्वल टू यहाँ पर 2π अंडर रूट ऑफ L/g, तो ये होता है टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है। ओके, तो ऐसे हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ निकालते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, और उसके एप्लीकेशन भी हमने देखे, 3 एप्लीकेशन, तो वो डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन थे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।